आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 11th नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 के अंदर से वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के साथ जितने भी तमाम एसएलओस हैं उनको आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक खास दायरे के अंदर। और हम जो दो बुक्स जिनको हम लोग कॉमनली फॉलो करते हैं उनके साथ अगर हम लोग इनको मैच करें तो कैंटब के ये चैप्टर नंबर 5 वाले एसएलओस हैं, वर्क एंड एनर्जी, और सेम एनबीएफ का भी जो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर ये एसएलओस हैं। तो ये 4 टोटल एसएलओस हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 कैंटब और चैप्टर नंबर 5 एनबीएफ में मौजूद हैं। इनको आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं जो कि एनसीपी 2022-23 को फॉलो करती है तो आपके टॉपिक्स सेम होंगे। तो हम लोग अपने पहले एसएलओ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एसएलओ है डिड्यूस द वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इस एसएलओ के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है वर्क डन को और एनर्जी को। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि हम लोगों को वर्क डन और एनर्जी के बारे में एक असली चीज़ पता चल सके। अब तक आप लोगों ने 9th में ये पढ़ा होगा कि वर्क डन को हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा जाता है दैट इज एफ डॉट डी, यानी एफ इंटू डी। ये हम लोग डिफाइन कर देते हैं वर्क डन को। और अक्सर लोग इसको बस इस तरह से समझ लेते हैं कि वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपने असलियत में समझना है कि वर्क क्या है तो आपको इसके पीछे की जो इंट्यूशन है या इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना लाजमी है कि वर्क एक्चुअली में क्या है। अब फोर्स इंटू डी तो है, लेकिन ये क्यों है? सबसे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि ये क्यों है। तो ये हमने खुद से फार्मूला बनाया है, लेकिन हमने खुद से ये फार्मूला क्यों बनाया है, वर्क का असली में मतलब क्या है। तो जो असली डेफिनेशन है वर्क की, यानी वर्क की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो बस वर्क निकालने का तरीका है। जो वर्क की असली डेफिनेशन है कि वर्क है क्या या वर्क डन है क्या, फिजिक्स के अंदर वर्क की हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं, इट इज़ द चेंज इन एनर्जी। तो वर्क इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सिंपली वर्क कहते हैं। लेकिन फिर इसका मतलब फिर एनर्जी का क्या मतलब है? अब एनर्जी को जब आप लोग इस फुल चीज़ को समझेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा कि एनर्जी क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लेंगे कि जिस तरह से हम लोग आम जबान में कहते हैं एनर्जी, कि किसी चीज़ के अंदर कोई ताकत होना जिससे वो कुछ कर सके, अभी के लिए आप एनर्जी इसको समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल स्टिल है, यानी ये ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पड़ा हुआ है और बिल्कुल रुका हुआ है। क्या इसके अंदर कोई इस तरह से ताकत है कि ये कुछ कुछ कर सके? इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ ताकत नहीं है, तो बस पड़ा हुआ है, ये क्या कर सकता है? तो हम लोग कहते हैं कि इसकी एनर्जी 0 है। और हम लोग अभी एनर्जी के यूनिट्स वगैरह देखेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसकी एनर्जी को 0 कह रहा हूँ। लेकिन इधर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये कुछ भी हो सकता है, तो किसी ने धक्का लगाया है, ये किसी स्पीड से मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसके पास एक ताकत है। आप सोचें अगर आगे कोई चीज़ आ जाती है तो ये उसको धक्का लगा सकता है, ये कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कुछ एनर्जी मौजूद है। अभी ये बिल्कुल एक रफ सी डेफिनेशन है एनर्जी की। एनर्जी को भी अभी हम और डिटेल से समझते हैं, लेकिन अभी के लिए आप एनर्जी को इस तरह समझ सकते हैं। तो ये जो चेंज आ गया, पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, अब इसके पास एनर्जी है। ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको हम लोग मेजर करते हैं एज अ वर्क। तो हम समझ सकते हैं कि वर्क और एनर्जी रिलेटेड हैं। वर्क हम सिंपली चेंज इन एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहीं से आपको पता भी चल जाना चाहिए कि वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम है, क्योंकि वर्क इज लिटरली एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, इसको अगर आपने मेजर करना है दैट इज वर्क। अब एनर्जी को हम लोग मेजर किस तरह से करें? तो इसके लिए अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ किस तरह से सकती है। हमने देखा कि सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिनसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको धक्का लगाता हूँ एफ फोर्स, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर जाता है इतनी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर हम लोगों ने एनर्जी को मेजर करना है तो सिर्फ नंबर एक तो फोर्स है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी आएगी, ये उतना ही ज़्यादा उस तरह से काम कर सकेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसकी समझ आती है जितनी ज़्यादा फोर्स है हम उसको उतना ज़्यादा धक्का लगा रहे हैं, वो और ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी उसकी जो है वो एनर्जी हो सकती है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो एनर्जी आती है। फिर हम लोगों ने एक ये चीज़ नोट की कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, फोर्स सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो और ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन कम थी, फोर्स हमने सेम लगाई, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जिनसे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो चीज़ हम डिफाइन करने की कोशिश करें हैं एनर्जी, ये कितनी है। बाकी कोई चीज़ भी इस चीज़ को इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। जब आप खुद बताएं, मैंने एक ऐसा स्केल बनाना है जो मैंने अपनी मर्जी से बनाना है, मैंने एक ऐसा यूनिट बनाना है या एक ऐसा स्केल बनाना है जिससे मैं इस ताकत को रिप्रेजेंट कर सकूं जो कि सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आती है। तो ऑफ कोर्स एक ही तरीका है मैथ्स के अंदर, जब हम लोगों ने बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बनानी है, यानी हमने एक ऐसा यूनिट बनाना है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि लिटरली एनर्जी इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट कर रही हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगी। तो हमें एक ऐसा यूनिट बनाना था एनर्जी का जिससे अगर हम लोग फोर्स को डबल करें तो एनर्जी डबल हो जाए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डबल करें तो एनर्जी डबल हो जाए। एक ही तरीका है एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वो तरीका है जिससे हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और यही नेचुरल तरीका है कॉम्बिनेशन बनाने का। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, और यहीं से अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मल्टीप्लीकेशन का असली मतलब क्या है। हम लोग जब इस तरह से चीज़ों को कंबाइन करते हैं दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, तो उनकी कॉम्बिनेशन को ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 10 न्यूटन लगाता हूँ और ये ऑब्जेक्ट चला जाता है 1 मीटर तक। तो इसकी अगर यहाँ पर मैं एक यूनिट बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, बेसिकली इसके ऊपर जो वर्क हो जाता है, यानी इसके ऊपर जो वर्क हो जाता है, यहाँ इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये पहले जीरो पे था, इसकी पहले वाली जो एनर्जी थी वो जीरो थी, अब इसके अंदर जितनी एनर्जी आ गई है, क्योंकि वर्क इज द चेंज इन एनर्जी, तो अब इसके अंदर जितनी एनर्जी आ गई है वही इसकी एनर्जी होगी, क्योंकि पहले इसकी एनर्जी ही जीरो थी। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये होगा आपके पास 1 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन, राइट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास कितना हो जाता है, ये आपके पास हो जाता है 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10 न्यूटन्स मीटर, यहाँ जिसको हम लोग 10 जूल्स भी कहते हैं, इसको हम लोग जूल्स कहते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर जो एनर्जी आई है, या इसके ऊपर हमने जो वर्क किया है, या चेंज इन एनर्जी हुआ है, जो इसके अंदर एनर्जी हमने डाली है, या हमने इसके ऊपर जो वर्क किया है, दैट इज 10 जूल्स। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूँ रेस्ट से, और अब मैं 10 न्यूटन से लगाता हूँ, लेकिन मान लेते हैं फ्रिक्शन कम थी, ये अब 2 मीटर तक चला जाता है। तो अब मुझे एक ऐसा स्केल चाहिए था जिससे अब ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली डबल हो जाए, और इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को चूज किया है कि सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप लोग देखें इसी फॉर्मूले से मेरे पास आ जाता है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2, 20 जूल्स, एग्जैक्टली डबल हो गया। हालांकि फोर्स तो सेम थी, सिर्फ हमने डिस्प्लेसमेंट को डबल किया तो फोर्स जो है वो डबल हो गई, एनर्जी जो है वो डबल हो गई, या वर्क डन जो है वो डबल हो गया, या चेंज इन एनर्जी डबल होगी। और यहीं से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को सेम रखूं और फोर्स को डबल कर दूं, तो इसी तरह से वर्क डन फिर से डबल हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने वर्क डन को डिफाइन किया, जो कि कोई ऐसी चीज नहीं कि वर्क डन पहले से दुनिया के अंदर मौजूद था। हमने खुद से एक यूनिट बनाया अपनी आसानी के लिए, कि हम इजीली समझ सकेंगे जो चेंज इन एनर्जीज हो रही हैं। तो हमने एक यूनिट बना दिया कि वर्क डन को हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, जिससे हम लोग बना पा रहे हैं कि इसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या है, क्योंकि यही दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, और कॉम्बिनेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन से ही बना सकते हैं। तो दिस इज वर्क, और यहाँ से अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज लिटरली द एबिलिटी टू डू वर्क। जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो हम लोग ये कहते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कि आप लोग कितना वर्क कर सकते हैं वो एनर्जी है, क्योंकि आपने वर्क डन करके उसके अंदर एनर्जी डाल दी है। अब ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है 10 जूल्स की, ये इतना ही वर्क कर सकता है किसी और चीज के ऊपर। कोई और ऑब्जेक्ट आएगा, ये उसको 10 न्यूटन से धक्का लगाएगा और वो भी 1 मीटर आगे जा सकता है, तो ये अब वर्क कर सकता है इतना। तो एनर्जी एबिलिटी है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं, और वर्क लिटरली ये है कि आप कितनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, कितनी आप उसको और ज्यादा एबिलिटी दे रहे हैं वर्क करने की, या मजीद उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, और वर्क को हम लोग डिफाइन कर देते हैं एज फोर्स डॉट डी, और आपको उसका भी मतलब पता है। अब एक और चीज जिसको हम जल्दी समझ लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है वेक्टर्स के बारे में और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसका भी अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो इसका भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पक्का पता होना चाहिए। मैं अगर जल्दी से रिपीट कर दूं तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने इसका फॉर्मूला बनाया है, तो लिटरली हम तो बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड्स की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन्स की, और ये डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई की, यहीं पर ये 1 मीटर जो है वो हो गया। तो इसका तो मैं सिंपली वर्क डन निकाल देता हूँ, इसके ऊपर जो मैंने किया वो मैं वर्क डन निकाल देता हूँ 10 जूल्स का, राइट। मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली उसकी लेंथ से। मैं यहाँ पर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं लिटरली स्केलर्स वेक्टर्स का आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है, मैंने लिटरली इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई किया है, मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये तो हो गया वर्क डन। लेकिन अब मान लेते हैं असली में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर्स होते हैं, वी नो दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये हो सकता है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये तो एक आइडियल केस है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा इस तरह खींचता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरह खींचता हूँ, रियल वर्ल्ड में
हो सकता है कि यहाँ पर ग्रेविटी है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर तो नहीं उठेगा। वैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो ये हो सकता है ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस भी इधर ही हो जाए, ये ऊपर उठ जाए, लेकिन मैंने बहुत हल्की सी फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, मैंने बस ज़्यादा फोर्स मैंने इधर लगाई, यानी कि इस वेक्टर का जो मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है, वाई कॉम्पोनेंट का बस थोड़ा सा ही है, वो वाई कॉम्पोनेंट इसका बैलेंस कर देती है ग्रेविटी, तो ये ऊपर नहीं उठता क्योंकि ग्रेविटी है, मैं इसको ऊपर भी खींचा है लेकिन ऊपर नहीं उठेगा, ये सिर्फ साइड पे मूव करेगा। तो ऐसा अक्सर होता है, आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप उसको खींचते थोड़ा सा ऊपर है, एग्जैक्टली सीधा नहीं खींचते, थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, और अगर आपकी फोर्स ऊपर की तरफ बस हल्की सी है तो वो ग्रेविटी उसको ऊपर ही नहीं उठने देती है। हाँ बहुत ज़्यादा है फिर ये उठ जाएगा, लेकिन अगर ग्रेविटी जितनी है या ग्रेविटी से कम है तो ये सिर्फ इधर मूव करता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हो गई इधर, तो ये जो व्हाइट वाला है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, और ये ग्रीन वाला एफ वेक्टर है। अब आप देखेंगे इससे लिटरली दो वेक्टर्स हैं, अब मैं इनकी कॉम्बिनेशन क्या बनाऊंगा, ये तो लिटरली इनकी डायरेक्शंस भी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर मैंने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की कॉम्बिनेशन बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये फोर्स मैंने लगाई थी मे बी 5 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुई है 1 मीटर्स, मैं इसका वर्क डन 5 मल्टीप्लाई 1 नहीं कर सकता, मैं इसका वर्क डन 5 जूल्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो फोर्स थी ओवरऑल, ये वाली फोर्स तो खत्म ही होगी, असली फोर्स तो ये है जो सिर्फ इधर लगी है, मैंने फोर्स इस तरह लगाई थी लेकिन ये फोर्स ग्रेविटी ने खत्म कर दी है। तो अक्सर ऐसे ऐसी दुनिया में होता है कि हमने सिर्फ जो सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम डायरेक्शन था लेकिन अक्सर का सेम डायरेक्शन नहीं होती फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और कॉम्बिनेशन हम सिर्फ उन चीज़ों का निकाल सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में जिनका मैग्नीट्यूड है, तो ऑटोमेटिकली मैंने सिर्फ इसको कंसिडर करना है जो एक्स कॉम्पोनेंट है एफ ऑफ एक्स का। यहाँ बेसिकली इन दोनों के जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, हमें पता है कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ दो ही तरीकों से हो सकती है, हम लोग दोनों को तो कंबाइन नहीं कर सकते लेकिन हम उनके मैग्नीट्यूड को जरूर कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग जो पैरेलल मैग्नीट्यूड्स हैं या पैरेलल कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पैरेलल मैग्नीट्यूड्स, और हम जो परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड्स हैं ये वाला इसके परपेंडिकुलर है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये अब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक ग्रेड 11 में ही पिछले चैप्टर्स में, और यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इसके परपेंडिकुलर, जैसे हमने पढ़ा ही हुआ है, परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड्स, और आप लोग इग्नोर कर देते हैं इसके पैरेलल मैग्नीट्यूड्स को। यहाँ पर हम लोग लिटरली पैरेलल, सिर्फ हम लोग पैरेलल चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ पर जब ये पैरेलल होगा सिर्फ तब देखें तो ऑटोमेटिकली हम लोग, चूंकि ये वेक्टर्स थे, हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ आ रही है कि ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं, या आप डी डॉट एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि लिटरली डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, आप इसको उल्टा सकते हैं, लेकिन हम लोग फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, फोर्स एनर्जी या वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है लिटरली हम सिर्फ पैरेलल मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें हैं तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट में फिर भी डायरेक्शन आ जाती है, उसके लिए हम अलग से डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं, अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सिर्फ पैरेलल मैग्नीट्यूड्स को अकाउंट में ले रहे हैं, और वर्क में भी हमें पैरेलल मैग्नीट्यूड्स को ही अकाउंट में लेना है। जब भी हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनकी कॉम्बिनेशन हम दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं ले सकते, सिर्फ दो ही तरीके हैं कॉम्बिनेशन लेने के, एक ही तरीका है कि आप पैरेलल मैग्नीट्यूड्स की ले लें, दूसरा तरीका है कि आप परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड्स की ले लें। पैरेलल मैग्नीट्यूड्स की जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कह देंगे, और जब हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड्स की कॉम्बिनेशन लेंगे उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कह देंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग इनकी जो है वो परपेंडिकुलर पैरेलल मैग्नीट्यूड्स जो पैरेलल हैं उनकी हम लोग कॉम्बिनेशन लेने हैं तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स नहीं है ये वेक्टर्स हैं, हमें उनके मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, ये लिटरली हम मैग्नीट्यूड्स यहाँ पर लेंगे नहीं, यहाँ पर तो हम वेक्टर ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसको करेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी, और चूंकि हम लोग हमने सिर्फ इसको लेना है, ये मैग्नीट्यूड एफ तो ये वाला हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए कोसाइन ऑफ थीटा, जो हमें पता है अगर ये थीटा है तो किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कोसाइन ऑफ थीटा होता है, या बुनियादी तौर पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं स्पेसिफिकली वर्क डन निकालूं तो ये मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, बल्कि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ थीटा कर सकता हूँ, तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर जो थीटा था दैट वाज मे बी 30, तो मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ 30, जो कि अगर मैं यहाँ पर निकालूं 5 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ 30 दैट इज 4.3 थी, तो इसकी लेंथ जो है वो 4.3 थी है, तो असली मेरा यहाँ पर वर्क 4.33 जूल्स है, 4.33 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि वर्क इज नाउ द डॉट प्रोडक्ट। अब जो हमारा एसएलओ है वो हमें कहता है कि हमने वर्क डन को डिड्यूस करना है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। तो अब तक हम लोगों ने जाना है कि वर्क डन हमारे पास एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट है, क्यों है ये हम लोगों ने इसका एक कंसेप्चुअल इंट्यूशन समझ ली है। ये तो हो गया हमारा वर्क डन, जो जिसको हम लोग चेंज इन एनर्जी भी कहते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग बनाते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को। तो मानते हैं कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर मैं एक एफ फोर्स लगाता हूँ, और ये इस एफ फोर्स से एक डिस्प्लेसमेंट डी ट्रैवल कर लेता है इस तरीके से, यहाँ से ये बॉक्स मूव कर जाता है इस जगह पर। तो अब यहाँ पर मैं अगर इसको मजीद मूव करता जाऊँ, यानी
एक मैं कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, फिर डिस्प्लेसमेंट नापूं, फिर फोर्स लगाऊं, फिर डिस्प्लेसमेंट नापता जाऊं इंस्टेंटेनियस, तो उसके ऊपर मैं इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने एक्स एक्सिस पर रखते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम लोग आमतौर पे एक्स से जाहिर करते हैं, और वाई एक्सिस पर रखते हैं अपनी फोर्स को, जिससे वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी एफ ऑफ एक्स को। एक कन्वेंशन है कि हम लोग एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है वो फोर्स है, फोर्स लगाते हैं उससे डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो सिर्फ एक कन्वेंशन है, यहाँ पर उसको लाजमी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसमें हम लोग फोर्स को वाई एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पर रखते हैं। वो जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाली है वो वैसे जनरली हम अप्लाई कर लेते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स के अंदर हम लोग इसके उलट करते हैं। और इसका डिफरेंट रीजंस हैं आसानियों के लिए, या इस तरह से इसको समझना ज़्यादा आसान होता है। आप खैर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ग्राफ तो तभी बनेगा, लेकिन कन्वेंशन ये है या स्टैंडर्ड ये है कि आप लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आप लोग फोर्स को रखते हैं वाई एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर अब आपके पास आप इस चीज़ का एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेडी फोर्स यानी एक यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन्स की। मैंने ये नहीं किया कि शुरू में 10 न्यूटन्स आगे जैसे ही मूव किया 18 हो गया या 5 हो गया, एक ही फोर्स मैंने अप्लाई करता रहा और उससे इसकी एक खास जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती रही। पहले मोमेंट पे 0 थी, अगले मोमेंट पे उससे थोड़ी ज़्यादा हुई, अगले मोमेंट पे उससे थोड़ी ज़्यादा हुई। तो फोर्स तो हमारे पास स्टेडी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये है 0 और ये है मेरे पास 10 न्यूटन्स। तो इसका अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, ये यूनिफॉर्म फोर्स है, तो इसका जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि आपके पास फोर्स इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है वो स्टडी रह रही है, यानी एक मोमेंट पे इधर भी सेम है, थोड़ा आगे जाता है तब भी सेम है, थोड़ा आगे जाता है तब भी सेम है, इंस्टेंट्स पर सेम है, लेकिन हर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। पहले 0 थी, फिर हल्की सी हुई, फिर हल्की सी, फिर हल्की सी, बढ़ती जा रही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक्स है ये तो आगे बढ़ती जा रही है, पहले ये मे बी 0 थी, फिर ये 10 हुई, फिर ये 20 मीटर्स है, फिर ये 30 मीटर्स है, लेकिन फोर्स एक रह रही है। तो ये एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो फोर्स है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मे भी बढ़ती चली जा रही है, तो मे भी जो फोर्स है पहले वो अगर 10 थी, अगले सेकंड वो 20 हो गई, उससे अगले सेकंड वो 30 हो गई, तो हर इंस्टेंट पर वो एक्सेलरेट करती जा रही है, या मे बी वो कम होती जा रही है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं इस रेड वाले का अगर ड्रॉ करूंगा तो फोर्स ऐसे केस में वो 0 से शुरू हुई फोर्स और मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता चला जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी शुरू के अंदर हम इसको व्हाइट वाले को भी इसी तरह से लिखेंगे कि ये 0 से पहले 10 पे गया और उसके बाद स्टडी हो गया, क्योंकि जाहिर है शुरू में तो ये रेस्ट पे था और एकदम से हमने 10 फोर्स अप्लाई किया तो वो 0 से 10 पे गया। लेकिन अभी मैं बस मान रहा हूँ कि मैं जब 0 से 10 पे चला गया मैं उसके बाद से इसको मेजर कर रहा हूँ, तो ये एक स्टडी हमारे पास लाइन आ रही है। अच्छा, इसके बाद रेड वाला जो है, रेड वाले का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो मैं अगर 0 से 10 वाले को इग्नोर कर दूँ, 10 से मैं शुरू करूँ, तो ये 10 न्यूटन्स पर आया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, तो ये न्यूटन्स में ये यहाँ पर हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है। तो इस रेड वाले का ग्राफ इस तरह से होगा कि फोर्स भी बढ़ती जा रही है और फोर्स के साथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती तो जा रही है, वो आगे तो मूव किया जा रहा है, तो इसका ग्राफ हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से होगा। और एक बहुत ही रैंडम मेरे पास इवेंट है जहां पर मेरे पास, मैं अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, जहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है और इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, वो कभी बढ़ जाती है, वो कभी कम हो जाती है, कभी 0 हो जाती है, आगे पीछे होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो इसका एट द एंड ऑफ द डे आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको इस तरह से एक कर्व बन रही है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, यानी इस तरह से कर्व बन रही है या इस तरह से कर्व बन रही है, डिपेंड करता है। लेकिन जो जनरल फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की हमारे पास एक कर्व बनती है, अगर वो स्टेडी फोर्स थी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वो फोर्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट या डेसेलरेट कर रही है तो इस तरह से एक लाइन ऊपर जा रही है स्टेडी लाइन, अगर वो डेसेलरेट कर रही है तो वो नीचे आ रही होगी। लेकिन आमतौर पे वेरिएबल जो हमारे पास डेली लाइफ में होता है, कभी फोर्स ज़्यादा कभी कम, कभी आगे ज़्यादा फ्रिक्शन आगे, तो उसके अंदर हमारे पास एक कर्व बनती है। आइडिया ये है कि हम लोग यहाँ पर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें हैं, अगर आप देखें इस लाइन पर, तो यहाँ पर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी नो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ से उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं उसको। आप देखें ये वाली जो साइड है, यानी अगर मैं इधर एक रेक्टेंगल बना दूँ, ये जो मेरे पास लाइन है इसके मैं नीचे वाला रेक्टेंगल देखूँ, तो मैं इसको वाइट से ही शो करूँगा, तो मैं ये वाइट वाला रेक्टेंगल देखूँ जो मैंने इस लाइन के नीचे नीचे बना दिया है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, राइट। अगर मैं इस रेक्टेंगल को देखूँ तो इस रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये जो मैं ब्लू से जाहिर करूँगा, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है, इस साइड की लेंथ क्या है, इस साइड की लेंथ वो फोर्स है जो इस पर अप्लाई हुई थी,
वो एफ ऑफ एक्स है जो इस पे अप्लाई हुई थी, वो फोर्स है जो इस पे अप्लाई हुई थी। और ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये ऑफ कोर्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो इसने तय की। तो अगर एक सेट टाइम में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई और इसने एक खास डिस्प्लेसमेंट तय कर ली, एक्स तय कर ली, तो मैंने अगर इसका वर्क डन जो है वो फोर्स और मैंने डिस्प्लेसमेंट को के डॉट प्रोडक्ट से निकालना है, तो यहाँ पर लिटरली मैं अगर इस लाइन के नीचे का जो एरिया है उसको निकाल लूँ तो वो भी वही चीज़ निकल आएगी, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आपकी कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व है, कोई भी लाइन है, उसके नीचे का जो एरिया है दैट इज द वर्क डन। मैं बाकियों के अंदर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये व्हाइट लाइन थी, आपको कभी भी कहा गया इसका वर्क डन क्या है, आप कहेंगे इस व्हाइट लाइन के नीचे वाला जो एरिया है यही इसका वर्क डन है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, हर ग्राफ में नहीं, ऐसा ना हो इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना दिया जाता है, उसकी जो नीचे वाला एरिया है वो आपके पास वर्क डन ही होता है। आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो नीचे वाला एरिया होता है वो आपके पास डिस्टेंस होती है, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका नीचे वाला जो एरिया है दैट इज द वर्क डन। ये तो आप लोग मैट्रिक में पढ़ ही चुके हैं और अब आपको आइडिया भी है कि क्यों ऐसा है। अच्छा, अगर हम लोग रेड वाले की बात करें जो सीधी लाइन थी, तो अगेन इस सीधी लाइन के अंदर अब क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली हमारे पास जो है वो फोर्स बढ़ती जा रही है और स्लोली स्लोली डिस्प्लेसमेंट है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से वर्क इज इक्वल टू एफ डी नहीं लगा सकते। इसका रीजन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट तो मैं बता दूंगा कि एट द एंड हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हुई थी, मैं फोर्स क्या डालूंगा, फोर्स शुरू में शुरू में 10 थी फिर 20 हुई, फोर्स तो एक है ही नहीं, तो मैं इसके अंदर किस तरह से निकालूंगा। तो इसके अंदर हम लोग हर इंस्टेंट का निकालते हैं और उसके बाद हम सबको एडअप कर देते हैं। तो हर इंस्टेंट की फोर्स डिस्प्लेसमेंट उन सबको हम एडअप कर देते हैं। इसको हम लोग वैसे लिख देते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल है एफ डी का, यानी एफ डी का हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में इंटीग्रेशन जो हम मैथ्स में करते हैं कि हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक फोर्स तो है नहीं। तो छोटे छोटे हिस्से अब आप पूछेंगे वो कितने छोटे छोटे हिस्से हैं, वो यानी उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बस वो पॉइंट्स हैं। तो बस हम हर इंस्टेंट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, जितनी हमारी एक्यूरेसी है, जितनी एक्यूरेसी तक हम मेजर कर सकते हैं, हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, क्योंकि वो फोर्स एक इंस्टेंट पर एक ही फोर्स होगी। हम सबको एडअप कर देंगे, इसको हम इस साइन से डिस्प्ले करते हैं कि हम लोग हर छोटे छोटे पीसेस में लेके उन सबको ऐड करेंगे, यानी इंटीग्रल ले रहे हैं। तो जाहिर है इसको इस तरह से कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम इसको डायरेक्टली ग्राफ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका ये वाला रेड वाला एरिया निकालूं, ये अगर मैं एरिया निकालूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं यहाँ पर बेसिकली वर्क डन निकाल रहा हूँ इंटीग्रल फॉर्म में, क्योंकि अब ये चीज़ क्या कर रही है कि ये चीज़ मुझे ये वाली, यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली मुझे ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स थी वो दे देगी, कि बुनियादी तौर पर अगर मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा हूँ तो उस सबको मिलाकर ही उसका एरिया बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये फॉर्मूला लगकर हमारे पास इस केस में भी इसका जो एरिया है वही वर्क डन होगा। और यहाँ पर आप इसको भी इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। और कर्व के अंदर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि कर्व के अंदर भी पहले फोर्स थी और अब डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी कभी ज़्यादा है, कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं है। तो अगेन अब आपने इंटीग्रल निकालना है कि हर इंस्टेंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेकर आपने एडअप करते जाना है। तो अगेन इस कर्व के नीचे जो मैं येलो वाला बनाने लगा हूँ, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है दिस वन, ये जो एरिया है जो ऑफ कोर्स आप लोग मतलब जिस तरह से मैं निकाल लेंगे एडवांस फिजिक्स में एस्टिमेट वगैरह कर लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क डन होगा वो इसके नीचे वाला एरिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है दैट इज द वर्क डन। यहाँ से आप लोग वर्क डन को डिड्यूस कर सकते हैं, ये आप लोग प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करेंगे। हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एसएलओ है डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पिछले चैप्टर में आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, मैं जल्दी से उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग निकालते हैं कि आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है, आप लोग निकालते हैं u प्लस ए टी, इनको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर आप लोग निकालते हैं कि आपके पास आपकी डिस्टेंस कितनी है, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता ही है जो हमने सुवैथ के बारे में पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो यहाँ पर ये हो गया। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। जल्दी से हम लोग रिकैप करेंगे काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। हम लोग ऑलरेडी अब हमें एक सॉलिड आइडिया है कि एनर्जी क्या है, जो अभी हमने डिस्कशन की पिछले लेसन में। हम जानते हैं एनर्जी क्या है, हम लोग ये भी जानते हैं वर्क डन क्या है। इस अंडरस्टैंडिंग के बगैर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल है। जब हमें अब ये पता है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क या वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी, कि कितनी उसको हमने एनर्जी दे दी है या कितनी हमने उससे एनर्जी ले ली है। तो यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ दो ही टाइप्स है एनर्जी की, बाकी जितनी भी टाइप्स हैं केमिकल एनर्जी वगैरह, केमिकल एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है, तमाम के तमाम एनर्जीज को दो टाइप में
बांटा जा सकता है। सबसे पहले जो हमने देखा एबिलिटी टू डू वर्क, वो एक तो आ सकती है आपके पास स्पीड से, यानी वेलोसिटी से आपके पास एबिलिटी टू डू वर्क आ सकती है कि आपके पास एक बॉक्स है और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आगे कोई और बॉक्स है, ये जाके उसको धक्का देगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा, तो इस बॉक्स ने अपनी वेलोसिटी की मदद से, अगर ये रुका होता फिर तो कुछ ना कर पाता, अपनी वेलोसिटी की मदद से इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और ये आगे की तरफ मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट, तो इसने वर्क कर दिया, यानी इसके पास एबिलिटी है वर्क करने की, तो इस वजह से स्पीड से हमारे पास एनर्जी आ सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एक तरीका है एनर्जी लाने का। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा तरीका है, हमें सोच के सिर्फ यही तरीका आता है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है जो कि आपकी पोजीशन से आ सकता है, यानी एक फील्ड के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, इससे भी आपके पास एनर्जी आ सकती है। तो इसकी ये जो दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राउंड है, मैं यहाँ पर से एक बॉल को उठाता हूँ और इस बॉल को मैं उठाकर ऊपर ले जाता हूँ। एक्चुअली मैं जब यहाँ से इसको उठाकर ऊपर लेके गया हूँ, मैंने इसके अंदर वर्क किया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और एक डिस्प्लेसमेंट तय की है। अब जो मैंने वर्क किया है उससे मैंने, ऑफ कोर्स वर्क इज द चेंज इन एनर्जी, तो मैंने इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी है। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है कि यहाँ पर तो वर्क करके जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस मैंने येलो बॉल के ऊपर वर्क किया था और इसको मैंने स्पीड दी थी, स्पीड भी हम लोग इसको वर्क करने से ही देंगे, हम इसको फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ मूव करने लग जाएगा। इस स्पीड से इसने दूसरे पे वर्क कर दिया। तो मैंने जब यहाँ पर वर्क किया था तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी। वर्क इज द चेंज इन एनर्जी, वर्क में आप एनर्जी देते हैं या लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी थी वर्क करने से। इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया था, पहले 0 थी और फिर मैंने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी। यहाँ पर मैंने इसको कोई स्पीड नहीं दी, यानी मैं इसको ऊपर ले गया, अब यहाँ ये रुक चुका है, मैंने इसको कोई स्पीड नहीं दी, तो वो वर्क कहाँ गया? वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो चुका है, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, यानी वो हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। हमें कैसे पता है? मैं जैसे इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस से नीचे आ जाता है। तो आप सोचें कि मैं यहाँ पर एक पुल्ली टाइप चीज़ लगा दूँ, यानी मैं इसको एक रस्सी से बांध दूँ, यहाँ एक पुल्ली हो, जो पुल्ली होती है कि ये नीचे जाता है, यहाँ से जो चीज़ होती है वो ऊपर आती है, और यहाँ पर मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ। तो जितना वर्क मैं करके इसको ऊपर लेके गया था, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ग्रेविटी की मदद से ये खुद ब खुद नीचे आएगा और ये चीज इसको ऊपर ले जाएगा। तो ये वर्क कर दिया है इसने वही वर्क जो मैंने इसके अंदर किया था, इसने वो वर्क वापस कर दिया है, अपनी एनर्जी से लूज कर दिया है। यहाँ पर इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर थी, यहाँ पर यह है कि वो एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब मैं इसको पहले ऊपर उठा कर ले गया था, इसने वो सारा वर्क यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो इसने अपनी एनर्जी चेंज कर दी है, अपने अंदर से एनर्जी निकाल के इसको एनर्जी दे दी है वर्क के थ्रू। अब इसने वर्क कर दिया है इसके ऊपर और इसको ऊपर लिया है। तो अगेन इसके पास एबिलिटी टू डू वर्क थी जब ये ऊपर आया, अब नीचे आकर तो इसके पास एबिलिटी टू डू वर्क नहीं रही। यहाँ इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो यही दो टाइप्स है हमारे पास एनर्जी की, एक वो है जो हमारे पास स्पीड से आती है जिससे वो वर्क कर सकता है, और ये भी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, उससे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और फिर उससे ये वर्क कर सकता है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क एंड वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया एक फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी नहीं होगी फिर ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर ग्रेविटी ना होती, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी ना आती, तो ग्रेविटी हो गई तभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर इसके अंदर ग्रेविटी ना होती तो मैं इसको ऊपर करता, ये ऊपर ही जाता रहता, तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर अब एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी पोजीशन की वजह से। वर्च्यू का मतलब होता है वजह से। तो दो ही एनर्जीज आ सकती हैं, यहाँ वो स्पीड की वजह से आएगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वो फील्ड के अंदर पोजीशन की वजह से आएगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एक और इसकी एग्जांपल है स्प्रिंग की। अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ, इसको एक्चुअली में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे भी, अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ और इस स्प्रिंग को मैं यहाँ से इधर से बांध देता हूँ और यहाँ से मैं इसको दबाता हूँ, तो अब ये स्प्रिंग दबकर छोटा हो गया। आप जैसे इसको छोड़ेंगे क्या होगा? जैसे ही आप इसको, आपने पहले इसके अंदर वर्क किया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आपने इसके ऊपर वर्क कर दिया है, आपने वर्क करके इसको छोटा कर दिया। जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं, स्प्रिंग के साथ क्या होता है, वो वापस आ जाता है। तो यहाँ से ये स्प्रिंग फौरन से वापस आ जाएगा। आगे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इसको उसको धक्का लगा देगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ तो आप सोचेंगे तब ये कहाँ वर्क कर रहा है, तब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर वर्क कर रहा है, यानी वहां से गुजर रहा है तो एयर मॉलिक्यूल को धक्का लगा रहा है। तो एनीवेज यहाँ पर ये जो है, इधर मैंने इसको धक्का लगाया, मैंने इसको अंदर कर दिया, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस आएगा और यहाँ आके टिक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास इसने वर्क किया है, या इसको मैं अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, इसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक, जो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास आई है। एंड दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि दिस इज mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर mgh हम लोग किस तरह से डिराइव करते हैं, मैं जल्दी से आपको आइडिया दे देता हूँ। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो वर्क डन जो हमने इसमें किया है वही है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अपनी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो वर्क डन है FD, यही है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे पास ये है तो F मेरे पास क्या है, F इज ma। हमें पता है F इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। ए यहाँ पर क्या है, G, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज D, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन होती है हमें पता है दैट इज D 10
9.8 मीटर्स पर सेकंड, हम लोग मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाता है एम जी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली इसकी हाइट है, तो एम जी एच इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने से भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं। अब यहाँ पर एक आपके पास इलास्टिक रीजन था, उसके अंदर आपने इसकी पोजीशन को तब्दील किया है, तो उससे भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो ये है हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इस एसएलओ के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज ग्रेविटी के लिए डिफरेंट है, इलास्टिक के लिए डिफरेंट है, काइनेटिक तो है ही एक स्पीड की, तो उसका फॉर्मूला एक ही रहता है, वो हम लोगों ने ड्राइव करना है, और हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। अगेन अगर आपको आइडिया है कि वर्क डन क्या है, आप खुद आपके लिए ड्राइव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आप खुद देखें, मानते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर था, और मैंने इसके ऊपर कोई वर्क किया है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, और मैंने अब इसको एनर्जी दे दी है, और अब ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, ओके, और अब ये वर्क का फोर्स कर सकता है। मैंने अब जब इसको मैंने रेस्ट से, मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर्स पर सेकंड है, मैं इसको एक फाइनल वेलोसिटी तक ले गया हूँ, जो कि मे भी कुछ भी है, मतलब उसको मैं अभी भी ही कह रहा हूँ, वो तो कुछ भी हो सकती है। इस फाइनल वेलोसिटी पर इसके पास जब ये 0 से शुरू हुई थी, इस फाइनल वेलोसिटी पर, यानी इस वेलोसिटी पर, एक खास वेलोसिटी पर एक ऑब्जेक्ट की अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वो काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन के बराबर है जो इस ऑब्जेक्ट में किया गया है, क्योंकि मैं इसको 0 से लेके जा रहा हूँ और यहाँ तक लेकर आना हूँ फाइनल वेलोसिटी से। तो अगर मैं ये नापूं कि इसको 0 से फाइनल वेलोसिटी तक लाने में कितना वर्क किया गया है, तो वो लिटरली कितना वर्क किया गया है, वो मैं इसको एफ डी से निकाल सकता हूँ, और वही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मैंने वो सारा वर्क इसकी स्पीड में लगा दिया है, तो अब इसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यही है बेसिकली, कि इसके अंदर जब मैं इसको रेस्ट से यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो मैंने इसके अंदर कितनी एनर्जी पुट किया है, वो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ मैंने इसके ऊपर कितना वर्क किया है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक वेलोसिटी फ्रॉम 0 मीटर्स पर सेकंड या रेस्ट से, तो उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट की उस स्पेसिफिक वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? बहुत ही सिंपल है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होने वाली है इस स्पेसिफिक केस में फोर्स दैट इज एफ डी, राइट, एफ डी मेरे पास हो जाएगी इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अब आप लोग देखें यहाँ पर कि इसको जो है, ये हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर्स करना, तो यहाँ पर हम लोग अगर मैं इसको फाइनल जो इसकी नोटेशन है उसके अंदर लिख दूँ, तो ये फाइनल नोटेशन होने वाली है कि इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लगी है, जैसे मैं पता है यहाँ इस फोर्स का जो हमारे पास कंपोनेंट था इसके पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय, अभी स्केलर हो चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ इस फेस में। या एफ डी, आप लोग जब अपने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, उसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से लेते हैं, एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर मैं एफ कोसाइन ऑफ थीटा को खाली उसका कंपोनेंट ही लिख दूँ, यहाँ पर आप इसको एफ भी कह सकते हैं, यानी इसके अंदर जो पैरेलल कंपोनेंट है, तो वो लिख दूँ, तो इस तरह से मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ। ये आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ऑलरेडी मतलब जिस तरह से भी फोर्स थी, इस तरह थी या इस तरह से जिस तरह भी थी, बस उसका इफेक्टिव कंपोनेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हो गया। अब फाइनली जाकर अब हमारे पास फोर्स यहाँ पर क्या है, अब आप खुद सोचें कि एक ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके ऊपर क्या फोर्स है, यानी वो उसके ऊपर क्या फोर्स हमने लगाई है, वो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं F को लिख सकता हूँ ma, यानी इसका जो मास है और इसकी जो इसके ऊपर जो हमने एक्सेलरेशन शुरू से लगाई है वो, तो ma को अगर मैं लिख दूंगा और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा d से। अब d क्या है, यानी इसने शुरू से अब तक कितनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसने तय कर ली हुई है, तो वो ऑफ कोर्स मैं निकाल सकता हूँ। हमने निकालना है उसको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करें। मैं अगर तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूँ, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो लिटरली ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने जो है वो s निकालने की मैंने कोशिश करनी है, u तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम लोग मान रहे थे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये हो जाएगा वी स्क्वायर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं पुट इन कर दूंगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाती है, तो ये आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी जो कि वो वर्क डन है, जो हमने उसको रेस्ट से यहाँ तक लेकर आए हैं, उसके अंदर हमने जो वर्क किया है वो है, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, वो हमारे पास इतनी है। या बुनियादी तौर पर यही वो वर्क है, यानी वो वर्क जहाँ से हम इसको 0 से, मैं एक ऑब्जेक्ट को 0 मीटर्स पर सेकंड से यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ पर इसके पास एक वेलोसिटी है, तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये वो वर्क है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, इसी को मैं काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ। या बुनियादी तौर पर ये वो वर्क है जो अब ये ऑब्जेक्ट कर सकता है, यानी एक और ऑब्जेक्ट है, ये एग्जैक्टली वही वर्क अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकता है, यानी इसके अंदर एबिलिटी है इतने वर्क करने की, तो यही इसकी जो एबिलिटी है वर्क करने की, उतना ही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये है फॉर्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का, ये डेरिवेशन थी। अब ऑफ कोर्स आपको ये याद करना पड़ेगा, जल्दी से आप इसको याद कर सकते हैं, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज कर लेंगे। लेकिन
आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने निकाला किस तरह से, बेसिकली वर्क डन ही है, वो ये चीज़ है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगला एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्योंकि अब हमें पता है वर्क डन के बारे में, हमें पता है एनर्जी के बारे में, हम लोगों को पता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और सिर्फ पता नहीं है, हमें इनके एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि एग्जैक्टली वर्क है क्या या वर्क डन है क्या, एनर्जी है क्या, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब इसके बाद हमारे लिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सपोज करें हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, और मैं इसको थोड़ा और तरीके से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मान लेते हैं दिस इज द ग्राउंड, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ए है, बल्कि यहाँ पॉइंट बी मैं करता हूँ, एंड दिस इज पॉइंट ए। और मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर यहाँ से मैं एक बॉल को लेता हूँ, बल्कि मैं पॉइंट ए को ग्राउंड पे रखता हूँ, तो मैं पॉइंट ए को रख रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, और मैं यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉल को लेने वाला हूँ, और इस बॉल को मैं ऊपर तक लेकर जाता हूँ यहाँ तक। तो मैं इस बॉल को लेकर आ गया हूँ यहाँ पर, यहाँ से उठाकर मैं इस बॉल को यहाँ पर ले आया हूँ। अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैंने, जैसे हम लोगों को पता है, मैंने इस बॉल पे कुछ वर्क किया है, और इस स्पेसिफिक केस में मैंने इस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी को स्टोर कर दिया है। जितना भी मैंने वर्क किया है वो सारा का सारा वर्क, और यहाँ पे मैं जो वर्क करूंगा वो मुझे पता है दैट इज mgh इस स्पेसिफिक केस में, और वो सारा का सारा वर्क यहाँ स्टोर हो गया है एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जाता है, कि ये वो एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर्ड है। बाद में जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस नीचे आएगा, ये वर्क करके नीचे आ जाएगा। तो ये इतना वर्क कर सकता है जितना वर्क मैंने इस पर किया है। अब इसके अंदर इतनी एनर्जी है या इसके अंदर इतनी एबिलिटी टू डू वर्क है कि ये इतना वर्क कर सके। तो ऐसे केसेस में जब आप देख सकते हैं मैं ए से बी पर लेकर गया, हमारा वर्क ज़ाया नहीं हुआ, हमारा मैंने जो वर्क किया है वो बस यहाँ स्टोर हो गया है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वो वर्क वापस रिवर्स हो जाएगा, वो वापस से काम कर लेगा। तो हमारा वर्क ज़ाया नहीं हो रहा, मैंने जो वर्क किया है वो सिंपली इसके अंदर चला गया है, यहाँ इसके अंदर स्टोर हो गया है। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको किसी पुली से बांधता हूँ या मैं पुली से नहीं बांधता, तो इवन खाली नीचे आने में ये वो सारा का सारा वर्क कर देगा एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो ये उसके अंदर जो है वो सारा का सारा वर्क कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब ये हमारे पास हमारा वर्क ज़ाया नहीं हुआ, ये जो फोर्स थी जिसकी वजह से हमें ये पोटेंशियल एनर्जी मिली है, हमें किस फोर्स की वजह से मिली है? हमें मिली है ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी ना होती। पोटेंशियल एनर्जी आ ही ग्रेविटी की वजह से रही है, क्योंकि मैं इसे छोड़ता हूँ ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। तो इस वजह से और इसी वजह से मैं ये जो वर्क है ग्रेविटी की वजह से मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ा है। पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा वर्क देता और हमारे पास कोई ग्रेविटी ना होती और एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता रहता। तो इस वजह से ये सारा का सारा वर्क यहाँ स्टोर होता है, और चूंकि ग्रेविटी थी तो ग्रेविटी इसको वापस नीचे ले आती है। तो ऐसी ग्रेविटी ने हमारे सारे के सारे वर्क को कंजर्व कर लिया। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसी फोर्सेस जिनके जिनके अगेंस्ट या जिनके अगेंस्ट जब हम लोग वर्क करते हैं, या वो जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस लेकर आती हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन पर एक फील्ड के अंदर, और वो फोर्सेस हमारे वर्क को कंजर्व रखती हैं, तो उनको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इस तरह से इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। जब आप लोग एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से यहाँ से बंधा हुआ आप इसको अंदर करते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, जैसे आप इसको छोड़ते हैं वापस से वर्क करके बाहर आ जाता है, तो वर्क आपका कंजर्व रहता है। तो इलास्टिक फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हमारे वर्क को कंजर्व रखती हैं। अब थोड़े एडवांस तरीके से हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करें तो ये वो फोर्स है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो उनके पाथ में डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं पाथ डिपेंडेंसी। तो हमारे पास अगर ये पॉइंट था, पॉइंट ए, और चूंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी को मान रहे हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, और मानते हैं यहाँ पर, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, आप दूसरी तरह से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये बॉल है और इस बॉल को अब ग्रेविटी नीचे लेके आ रही है, यहाँ उल्टा भी जाए तब भी ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो जब वापस लेके आती है तो उस वक्त वो उसने वर्क को कंजर्व किया हुआ होता है। तो यहाँ पर अब अगर बल्कि मैं इसको उल्टा ही करता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आए। अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ सीधे तरीके से, बिल्कुल सीधा लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं इसको ग्रेविटी के अपोजिंग जो है वो लेके जा रहा हूँ। जब आपने इस बॉल को यहाँ से ऊपर लेके जाने हैं तो ग्रेविटी उसको रोकने की कोशिश करी है, हम कहते हैं ग्रेविटी उसमें नेगेटिव वर्क करेगी है। जब वो बॉल वापस आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर देती है, तो हमारा वर्क कंजर्व रहता है। तो चूंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर मैं इसी बॉल को, सेम ही बॉल है, सेम ही डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस है, मैं अब अगर इस बॉल को इस तरह लेकर जाऊँ, यानी मैं उसको घुमा घुमा के ऊपर लेके जाऊँ, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर जो मैंने वर्क डन किया है, जो ग्रेविटी, बल्कि हमें कहना चाहिए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है,
वो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है वो हमारे पास होगा नेगेटिव एफ डी, राइट। क्योंकि एफ डी वो वर्क डन है जो हम कर रहे हैं और ग्रेविटी उसकी नेगेटिव वर्क करी है जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। जब ये नीचे आता है, जब यहाँ से ये वापस नीचे आएगा तो ग्रेविटी अब जो वर्क डन करेगी दैट वुड बी एफ डी। ये जो असली में वर्क डन एफ डी ही होता है और असली में जो हमने वर्क डन किया है इसके ऊपर, जो हमने ह्यूमन ने वर्क डन किया है वो एफ डी ही है। ग्रेविटी को चूंकि हम उससे डिफाइन करें कि वो इसके ऑपोजिट वर्क करिए, हालांकि नेगेटिव वर्क खुद से तो कुछ नहीं है, हम बस कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज को रोकने की कोशिश करें तो वो नेगेटिव वर्क है। यहाँ बुनियादी तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस तरह से फोर्स लगाई है और ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शन में है, दिस इज पॉजिटिव वर्क। लेकिन मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, मैं इसको इधर से फोर्स लगाकर रोकता हूँ, ये इधर इस तरफ आ रहा था, मैंने इधर से फोर्स लगा के रोका है, तो ये यहाँ से रुक कर स्लोली यहाँ आ गया, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा था, ये रुकते रुकते यहाँ आ गया है। फोर्स इधर लगी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी इधर हुई है, हालांकि रुक गया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी इधर ही हुई है। तो ऐसे केस में दिस इज नेगेटिव वर्क। तो यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो इस वजह से ग्रेविटी इसके मोशन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करी है, इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करी है। लेकिन चूंकि हम भी वर्क करते जाते हैं तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसी वजह से, वैसे मैं आपको आइडिया देने के लिए बताऊं, अगर यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम होता, बिल्कुल वैक्यूम होता और ग्रेविटी ना होती तो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क डन ना करते। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट शुरू में हम बस वर्क डन करते, जब हम उसको जीरो रेस्ट से एक काइनेटिक एनर्जी पे लेके आते तो हम वर्क डन करके उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी लाते। लेकिन उसके बाद जब वो एक काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता और फिर हम उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको ऊपर लेके जाते रहते, तब हम उस पर कोई वर्क डन ना करते। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ही नहीं चेंज हो रही, ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं। तो इस वजह से उसकी चेंज इन एनर्जी जीरो है तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी जीरो है। यहाँ आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि वर्क डन के लिए हमें फोर्स की जरूरत है और जब ये ऊपर जाता जा रहा है तो हम इसको, जब कोई वैक्यूम नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है कि ये चलता जाएगा, तो हम इसके ऊपर कोई फोर्स मजीद नहीं करते, इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाती है, खुद ब खुद चलता जाता है। बट एनीवेज यहाँ पर ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क डन किया है और वापस आते हुए उसने पॉजिटिव वर्क डन किया है। तो लिटरली उसने वर्क डन को कंजर्व रखा है, जो उसने पहले नेगेटिव किया था अब उसने वही चीज पॉजिटिव कर दी है। लेकिन सेम केस में अब ग्रेविटी है, अब मैं इसको जिगजैग पाथवे में लेके गया हूँ, अब ग्रेविटी ने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया है? अब भी ग्रेविटी ने जब ये ऊपर जा रहा था इसके ऊपर वर्क डन एग्जैक्टली नेगेटिव एफ डी, यानी जो इतना था एग्जैक्टली इतना ही ग्रेविटी ने वर्क डन किया। हालांकि अब आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मैं मान रहा हूँ कि फोर्स सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज्यादा है, तो यहाँ पर तो टेक्निकली स्पीकिंग हमें ज्यादा वर्क डन करना चाहिए, हम लोग ज्यादा वर्क डन ही करेंगे, लेकिन ग्रेविटी जो है वो कम वर्क डन करेगी। उसका रीजन ये है कि ग्रेविटी सिर्फ ऊपर जाने से कंसर्ट है, जो अब ये साइडों पर जा रहे हैं इससे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर आप वर्क डन कर रहे हैं लेकिन वो वर्क डन फ्रिक्शन जाया कर रही है, तो ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ इन हिस्सों को देख रही हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जब आप उनको सम अप करेंगे वो इसके एग्जैक्टली बराबर ही हो जाते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क डन अब भी सेम है और जब ग्रेविटी ये वापस आएगी बोल तो स्ट्रेट आएगी वापस, और ग्रेविटी का वर्क डन तब भी एफ डी ही होगा। यहाँ पर मैं जो एफ और डी है मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनली जब हम स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ चुकी है तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप समझ सकते हैं कि मैं इसको वी ए कह दूँ तो यहाँ पर ये वी ए के ही बराबर होगा और यहाँ पर भी ये वी ए के ही बराबर होगा सेम। तो इस वजह से हमारे पास नो पाथ डिपेंडेंसी, इस पे डिपेंड नहीं करती ग्रेविटी वर्क करते हुए कि आपके पास पाथ क्या है। तो ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई पाथ डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि इसका रीजन यही है कि वो तो सारी वर्क को कंजर्व करनी है, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर जा रहे हैं। तो इस वजह से कंजर्वेटिव फोर्स की कोई पाथ डिपेंडेंसी नहीं होती, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि पॉइंट्स कौन सा, अगर ये पॉइंट ऊपर हो फिर ऑफकोर्स वर्क ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पाथ आप जो मर्जी ले लें ग्रेविटी हमेशा सेम ही वर्क करेगी। आप ऑफकोर्स ज्यादा वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ज्यादा मूव कर रहे हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही है, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन उसको खत्म कर देती है। तो इस वजह से अब आप जो वर्क करें हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, आप कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी ना होती तो इसके अंदर वर्क कभी भी कंजर्व ना रहता। आप इसको जैसे ही इसको धक्का देते जाते तो वो फ्रिक्शन उसको खत्म कर देती है। अगर वो फ्रिक्शन ना होती वो चलता रहता, वर्क कभी भी कंजर्व ना रहता, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में कंजर्व वर्क ना रहता। तो इस वजह से ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटी अपने आप को कंजर्व कर रही है, वर्क अपने आपकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटी तो वर्क को कंजर्व कर रही है, आपकी फोर्स जब आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं वो वर्क को कंजर्व नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ इलास्टिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के 3 पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपके पास एनर्जी इज कंजर्व। नंबर 2 पॉइंट है एनर्जी इज कंजर्व। नंबर 2 पॉइंट है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस का कि इनके अंदर नो पाथ डिपेंडेंसी, इनकी कोई पाथ डिपेंडेंसी नहीं है, नो पाथ डिपेंडेंसी। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जब जाते हैं क्लोज लूप्स में तो हमारे पास जो नेट वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ऐसा क्या मतलब है? तो जैसे यहाँ पर बॉल ऊपर गई, बॉल वापस आई, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क डन किया, ग्रेविटी ने वापस पॉजिटिव वर्क डन कर दिया। अगर आप इन दोनों वर्क को ऐड करें, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल वर्क
जो है वो जीरो है। अगर एक क्लोज लूप हो यानी सिर्फ ऊपर जाए तब तो ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, अगर सिर्फ नीचे है तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास नेट नेट का मतलब होता है ओवरऑल, ओवरऑल वर्क जीरो है। जब एक क्लोज लूप बनेगा यानी यहाँ जहां से गया था वहीं पर वापस आ जाए, यानी एक क्लोज्ड शेप बन जाए, क्लोज लूप बन जाए, जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ जाए, तो हमारे पास नेट वर्क डन जीरो है। सेम यहाँ पर, यहाँ से इसने शुरू किया था, गया जितना मर्जी, पाथ डिपेंडेंसी नहीं है, फिर वापस भी वहीं आ गया है, तो हमारे पास वर्क डन इज जीरो। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की खास बात है, तो याद रखें दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसके बाद हमारे पास एक जो फोर्थ पॉइंट है, बल्कि हम उसको फोर्थ पॉइंट नहीं कहते, इसी का पॉइंट है कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी है ही वो वर्क जो कि कंजर्व हो गया है। तो याद रखें अगर आप एक बॉक्स है, अगर आप उसको धक्का देते हैं उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई इलास्टिक फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप बॉल को ऊपर लेके जाते हैं उसके अंदर एक कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम बॉक्स को आगे मूव करते हैं उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और इसी तरीके से जब आप बॉल को ऊपर लेके जाते हैं उसके अंदर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही। इसके बाद अगर हम लोग मूव करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज पर, आप एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स को आप धक्का लगाते हैं, तो इस बॉक्स को आप लोग धक्का लगाते हैं, यहाँ से आपने शुरू किया, इस बॉक्स को आप धक्का लगा के यहाँ पर ले गए, यहाँ पर आके आप रुक गए, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। यहाँ से आपने शुरू किया था, और अगर आप लोग देखें इसकी एनर्जी जो है काइनेटिक, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की तो बात नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ही कोई नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी दैट वाज जीरो। यहाँ पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो है। और तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया, यहाँ के फिर से रुक गया। आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जैसे आप इसको चलाना बंद करते हैं जमीन पे, वो रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने वर्क तो आपने किया है, क्योंकि फोर्स भी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं है। आप ये कहेंगे कि चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन, तो यहाँ पर तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी हुआ है लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी ज़ाया हो गई है। एनर्जी में चेंज आया लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी ज़ाया हो गई, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर क्या है? तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन थी, अगर ये फ्रिक्शन ना होती, अगर ये जमीन ना होती या एयर रेजिस्टेंस ना होती, तो ये जो बॉक्स है ये हमेशा के लिए मूव करता रहता। तो वो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ जरूर होती है, वो हमेशा के लिए मूव करता रहता। कंजर्व तो वो अभी भी ना होती क्योंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन कम से कम वो हमेशा के लिए मूव जरूर करता रहता। लेकिन यहाँ पर वो जितनी की जितनी एनर्जी थी वो सारी साइज ज़ाया हो गई, और इवन जब वो मूव करता रहता है तो बाद में जाकर जब भी वो किसी चीज़ से टकराता तब वो वापस से रुक जाता। तो यहाँ पर उस केस में जब वो टकराता तो और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती। यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि जितना हम इसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके नेगेटिव वर्क करके वो सारा का सारा वर्क हमारा खराब कर देती है। और फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारे सारे के सारी एनर्जी को ज़ाया कर देती है, एनर्जी को कंजर्व नहीं करती, इट डेसिपेट्स एनर्जी। तो एक जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो एनर्जी को डेसिपेट करती है, यानी एनर्जी को ज़ाया करती है। यानी एनर्जी उस तरह से ज़ाया नहीं होती, ये कन्वर्ट हो जाती है इन फॉर्म्स में, जैसे कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन से, या आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है। इन एनर्जीज में इसको कन्वर्ट करके इसको डेसिपेट कर देती है, इसको कंजर्व नहीं रख पाती। तो ऐसे फोर्सेज को हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, और इनके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम क्रॉस लगाएंगे। तो अगर हम यहीं आ जाएं तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेज हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, इनके अंदर आपके पास एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो कोई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इनके अंदर आपके पास पाथ डिपेंडेंसी होती है। अगर आप लोग एक ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं और इसी इन्हीं दो पॉइंट्स में, लेकिन अब जमीन कुछ इस तरह से है, पॉइंट्स यही दो हैं, और अब आप इस बॉक्स को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो फ्रिक्शन है, हम फ्रिक्शन की बात करें, आप तो ज्यादा वर्क करेंगे ही करेंगे, वो तो आप उस केस में भी कर रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन अब की बार भी ज्यादा वर्क करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा वर्क को डेसिपेट करेगी जितना आप कर रहे हैं, वर्क कोई कंजर्व तो हो नहीं रहा। तो इस वजह से पाथ डिपेंडेंसी जरूर है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जितना ज्यादा पाथ होगा उतना ही ज्यादा वो वर्क करती है। तो ये हो गया पाथ डिपेंडेंसी। और क्लोज लूप्स के अंदर नेट फोर्स, नेट वर्क जीरो नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लेके गए और फिर आप यहाँ से इसको वापस यहाँ ले आए, आपने क्लोज लूप बना लिया, तो फ्रिक्शन ने डबल वर्क किया है। तो जो वर्क है वो एक्चुअली में डबल हो जाएगा, वो जीरो नहीं हो जाएगा। जिस तरह ऊपर वाले केस में आप इसको ऊपर लेके गए थे, नीचे लेके आए थे, पहले ग्रेविटी ने नेगेटिव किया, फिर पॉजिटिव करके इसको खुद ब खुद नीचे ले आपको इसको यहाँ धक्का नहीं लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको वापस आते हुए भी खुद धक्का लगाना पड़ेगा, और फ्रिक्शन तब भी आपके दरमियान रुकावट डालेगी। तो इस वजह से फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि ये जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो देयर इज नो पाथ डिपेंडेंसी, और प्लस क्लोज लूप्स के अंदर आपके पास जो नेटवर्क है दैट इज नॉट जीरो। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। नेक्स्ट एसएलओ है
यूटिलाइज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ रेजिस्टिव मीडियम टू सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल एसएलओ है। हम लोग बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ये थ्योरम यूज होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की जब बात हो रही होती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ जहां कंजर्वेटिव फोर्स की बात होगी उसके लिए थ्योरम नहीं है। यानी ये स्पेसिफिक थ्योरम इन फोर्सेस के लिए है। ये सिर्फ ये कहता है कि जब आप लोग कोई भी वर्क डन करेंगे और वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बराबर होगा वर्क डन। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं, तो वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल, ये दिस इज द थ्योरम, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर नई कौन सी चीज है। तो यहाँ पर अब बात आ चुकी है रेजिस्टिव मीडियम्स। रेजिस्टिव मीडियम्स, रेजिस्टिव मीडियम्स वही मीडियम है जिनके अंदर बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, या बुनियादी तौर पर जहां पर उस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। वही एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एक बॉक्स है और यहाँ पर जमीन है, और मैं इस बॉक्स को मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी, दैट वाज 0। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर थी, दैट वाज 0। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने फोर्स इस पर वर्क किया है, मैंने इस पर फोर्स लगाई है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। फोर्स तो मैंने लाजमी लगाई है इस पर, क्योंकि मैं इसको हर वक्त मूव कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कि मैंने शुरू में धक्का दिया और फिर ये चलता रहा। शुरू में मैंने इसे फोर्स लगाई, वहां का वर्क डन हुआ। बाद में कोई वैक्यूम था कि ये चलता ही रहा। यहाँ पर फ्रिक्शन थी तो इस वजह से ये रुकता रहा और मुझे बार बार फोर्स लगानी पड़ी, तो वर्क डन था। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। यहाँ से यहाँ तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। तो क्या इसका मतलब ये हो कि वर्क डन 0 है? तो इसका मतलब वर्क डन तो कहीं से भी 0 नहीं, वर्क डन तो हमने किया है। तो यहीं पर हाल ही हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग रेजिस्टिव मीडियम्स की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये थ्योरम बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि वर्क डन असल में 0 ही है। आप कहेंगे कि नहीं हम तो वर्क डन कर रहे हैं, फिर वर्क डन 0 कहाँ से? तो समझना जरूरी है कि ये नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं, यानी एक फुल, जब हमने नेट वर्क डन यानी ओवरऑल वर्क डन की ये बात करा है। यहाँ पर आप सिर्फ उस वर्क डन की बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप कहेंगे और कौन सी चीज यहाँ वर्क डन करी है, और तो कोई भी चीज वर्क डन नहीं करी। तो याद रखें ये रुक क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली में इसके ऑपोजिट वर्क करी है, और फ्रिक्शन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वर्क करती है, दैट इज नेगेटिव एफ। तो जो इसने वर्क किया है फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसका नेगेटिव वर्क कर देती है, इसको रोकने की कोशिश करती रहती है, और उतना ही रोकने की कोशिश करते हैं जितना आप इसको एनर्जी देते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं ये उतना ही इसको रोकने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल जितना आपने इसके अंदर वर्क डन किया उतना ही फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन कर दिया। तो ओवरऑल आपके पास नेट वर्क डन एक्चुअली में 0 ही है। तो ये थ्योरम बिल्कुल होल्ड करता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 है तो आपके पास नेट वर्क डन भी 0 ही है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि हमें ये याद रखना है कि दिस इज नॉट द नेट वर्क डन। तो हमारे पास जो आमतौर पर फाइनल इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि इनिशियल एनर्जी, जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी ई नॉट, यानी जो हमारे पास शुरू में एनर्जी थी, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, दैट वाज 0। इसके अंदर हम लोग अगर अपना वर्क ऐड करें, जो वर्क डन किया है ह्यूमन ने, जो वर्क डन किया है हमने, तो वर्क डन बाय ह्यूमन या वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, यानी जो जिस सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, यानी कार थी, गाड़ी थी या मशीन थी, जिसने भी वर्क डन किया है, ये बराबर नहीं है फाइनल एनर्जी के। यानी वैसे नॉर्मल सिस्टम में जहां पर कोई तीसरा वर्क करने वाला नहीं है, तो आपने इनिशियल वर्क डन ली, आपने इनिशियल एनर्जी ली, वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी, तो आपने इतनी एनर्जी में चेंज कर दिया है। तो अगर आप वो नेगेटिव में है कम होगा, पॉजिटिव में ज्यादा होगा। तो अगर आपने इतना चेंज कर दिया है, तो लिटरली हमें मसला क्या है कि हम लोग कह देते हैं कि फाइनल जो एनर्जी है हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, कि जो हमारे पास फाइनल एनर्जी है वो इसके बराबर ऐसे ही होना चाहिए। ये चेंज इन एनर्जी है और ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी है। तो जो शुरू में चीज थी उसके अंदर अगर आप चेंज ऐड करेंगे, यानी इतनी चीज चेंज हुई है, तो आपके पास फाइनल चीज आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ये वर्क डन नहीं है, एक और वर्क डन हुआ है फ्रिक्शन की तरफ से। तो अगर आप इसके अंदर से माइनस कर दें वो वर्क डन जो कि फ्रिक्शन ने किया है, तो यहाँ पर आपके पास अब जाकर आपके पास आपकी फाइनल जो है एनर्जी होगी। और रेजिस्टिव मीडियम्स के अंदर इफेक्टिवली आपके पास ये होता है, अगर 0, तो आपके पास ये भी 0 आ जाता है, यानी ये और ये इक्वल ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को समझना ये गोल है, यानी ये इक्वेशन आपको समझ आ जाए, आप इसको खुद से डिराइव कर सकें। बेसिकली अगर आपको बार बार जहन में इसको लाना मुश्किल है तो आप इसको जल्दी से याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं है। आप खुद से सोचें, इनिशियल एनर्जी मैंने इसके अंदर जितना चेंज किया, लेकिन फिर जितना फ्रिक्शन ने चेंज कर दिया, और आप कहेंगे कि मैं इसको माइनस क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली में हम एक किस्म का इसको ऐड ही करें। फ्रिक्शन का वर्क होता ही माइनस में, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे नेगेटिव डब्ल्यू एफ, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं कि जितना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया हम उसके अंदर नेगेटिव लगा, वैसे ही लिख देते हैं कि ये चेंज इसके अंदर पॉजिटिव थी, यानी ये चेंज हम कर रहे थे, तो वो ऐड करेंगे। और जो चेंज इसके अंदर से कम होती है, अगर 2 में से हम 2 के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो चेंज 1 है, तो वो 1 हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी चेंज 1 है, लेकिन वो चेंज हम माइनस करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये माइनस हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग फाइनल अपना ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आप लोग प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको अक्सर कहा जाएगा आपको ये दे दिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस पर कितना वर्क किया है। यहाँ आपको हो सकता है कि इस तरह से कहा जाए कि आपको ये दे दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए, और आपको कहा जाए कि इंसान ने या फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये दोनों होते ही इक्वल हैं, और इस तरह से आप निकालेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो ये हमारा मेन एसएलओ था। और हाँ, एक और चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। मैंने जो आपको ये बात बताई है कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है वो इक्वल है फ्रिक्शन के वर्क डन के, ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, यानी उस सिनेरियो में जहाँ पर आपने शुरू किया और आप एक स्टेडी स्पीड से इसको लेके जाते रहे और वो यहाँ पर जाकर उसी स्पीड से जाकर रुक गया। तो जब आपने कांस्टेंट स्पीड लगाई तब ये एग्जैक्टली इक्वल है, यानी तब ये आपके पास नेगेटिव एफ डी है। ये तब की बात हो रही है, यानी जब आपने कांस्टेंट, ज़ाहिर है जब आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई तो एक कांस्टेंट स्पीड थी तो उतनी ही फ्रिक्शन थी ताकि ओवरऑल नेट फोर्स जो है जीरो रहे। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि इसी यही फॉर्मूला तो यही रहेगा फाइनल, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जो वर्क डन फ्रिक्शन करती है वो काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी है और ये गाड़ी बहुत तेज़ से जा रही है और फ्रिक्शन बहुत कम वर्क डन कर पाती है, तो ये गाड़ी एंड में जाकर जितने तक आप मैसेज करेंगे, हो सकता है ये जीरो से शुरू हुई थी, इसके पास अब तक 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आ चुकी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आपने वर्क डन किया है, फ्रिक्शन ने भी वर्क डन किया है, लेकिन उसने काफ़ी कम वर्क डन किया है। तो इस सिनेरियोज में आपको हो सकता है आपको बताया जाए गाड़ी की ये इनिशियल एनर्जी थी और गाड़ी की ये फाइनल एनर्जी थी, ये उसकी इनिशियल थी, ये फाइनल थी। और आपको वो ये भी बता दें कि गाड़ी का जो इंजन है, यहाँ पर सब्जेक्ट इंजन है, गाड़ी की जो इंजन है वह क्या वो इतना है। तो गाड़ी की फाइनल जो है वो आपके पास नहीं, बल्कि वो आपको इस तरह से बता दें, ये ना बताएंगे फाइनल क्या है, वो आपको ये बता दें कि आपके पास इनिशियल ये है, गाड़ी ने इतना वर्क डन किया है, यानी इंजन ने इतना वर्क डन किया है और फ्रिक्शन ने इतना वर्क डन किया है। तो अगर आपको सिर्फ गाड़ी का बताएं तो आप कहेंगे मैं इनिशियल एनर्जी लेता हूँ, उसके अंदर मैं गाड़ी की जो वर्क डन है वो ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो चेंज इन एनर्जी है, तो मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और उससे मैं स्पीड निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना क्योंकि फ्रिक्शन ने भी वर्क डन किया है, तो आपने उसको भी अकाउंट में लेना है क्योंकि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। तो ये समझना जरूरी है। तो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका यह चलो मुकम्मल हो जाता है। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को यूटिलाइज करना है और आपने ये भी अकाउंट में लेना है कि रेजिस्टिव मीडियम्स के अंदर फ्रिक्शन भी है, तो आपने उसके वर्क को माइनस भी करना है, तब जाके आपने अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और अगर वो ऑटोमेटिकली आप एक स्टेडी फोर्स लगाने हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल है आपने जो वर्क लगाया है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका चैप्टर 5 मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो गया होगा।